हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी पॉलिटी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है परिशिष्ट। यह अध्याय 56 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नागरिक सम्मान के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले भारत रत्न के बारे में डिस्कस करेंगे। भारत रत्न सम्मान की स्थापना भारत सरकार के द्वारा 1954 में की गई थी और भारत रत्न जो है ये कला, साहित्य और विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए व्यक्ति के द्वारा की गई विशिष्ट सेवा और जन सेवा में किए गए उत्कृष्ट योगदान करने के लिए यह सम्मान प्रदान किया जाता है। याद रखिएगा। इसके बाद है पद्म विभूषण। यह पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट और उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है और इसमें सरकारी कर्मचारियों के द्वारा की गई सेवाएं भी शामिल होता है। इसके बाद है पद्म भूषण। यह पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में उच्च स्तर के उल्लेखनीय सेवाओं के लिए प्रदान किया जाता है और इसमें भी सरकारी कर्मचारियों के द्वारा की गई सेवाएं भी शामिल होता है। इसके बाद है पद्मश्री। यह पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें सरकारी कर्मचारियों के द्वारा की गई सेवाएं भी शामिल है। पद्म पुरस्कारों से संबंधित दिशा निर्देशों और अन्य पक्षों पर विचार करने के लिए सरकार ने उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा समिति गठित की थी। समीक्षा समिति ने नवंबर 1996 में अपना रिपोर्ट पेश की, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया और 1992 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न से मरणोपरांत सम्मानित किया गया था, लेकिन उनके मृत्यु के संबंध में विवाद होने के कारण पुरस्कार के मरणोपरांत स्वरूप को लेकर प्रश्न उठाया गया। इसीलिए भारत सरकार ने यह सम्मान वापस ले लिया और उक्त सम्मान वापस लेने का जो है यह एकमात्र उदाहरण है। इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद भारत रत्न से सम्मानित जो व्यक्ति हैं इनके बारे में देख लेते हैं। कब जो है किनको यह सम्मान दिया गया है। तो याद रखिएगा 1954 में 3 व्यक्ति को यह सम्मान दिया गया भारत रत्न। कौन कौन? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, चक्रवर्ती राजगोपालचारी को और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को। 1955 में भी 3 व्यक्ति को यह सम्मान दिया गया, डॉक्टर भगवान दास, डॉक्टर मुछगुंडम विश्वेश्वरैया और पंडित जवाहरलाल नेहरू को। इसके बाद अगर बात करें तो 1957 में गोविंद वल्लभ पंत को यह सम्मान दिया गया। 1958 में डॉक्टर धोड़ो केशव कर्वे को और 1961 में 2 व्यक्ति को जो है यह सम्मान दिया गया था भारत रत्न। किनको? तो डॉक्टर विधान चंद्र राय को और पुरुषोत्तम दास टंडन को। 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, 1963 में डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे को, 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन को यह सम्मान दिया गया। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1971 में इंदिरा गांधी को, 1975 में वाराहगिरी वेंकट गिरी को, 1976 में कुमारास्वामी कामराज को मरणोपरांत दिया गया। 1980 में भारत रत्न से सम्मानित मदर टेरेसा, इनको मरणोपरांत यह सम्मान दिया गया। 1983 में आचार्य विनोबा भावे को मरणोपरांत दिया गया। 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खां को दिया गया और इसके बाद 1988 में अगर बात करें तो मरुदु गोपालन रामचंद्रन को मरणोपरांत दिया गया। 1990 में डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर को मरणोपरांत दिया गया और 1990 में ही डॉक्टर नेल्सन मंडेला को दिया गया। 1991 में 3 व्यक्ति को यह सम्मान दिया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को मरणोपरांत, मोरारजी रणछोड़जी देसाई को और राजीव गांधी को भी मरणोपरांत दिया गया। 1992 में मौलाना अबुल कलाम आजाद को मरणोपरांत यह सम्मान दिया गया। कौन? भारत रत्न। इसके बाद अगर बात करें तो 1992 में ही 2 और व्यक्ति को दिया गया था, जमशेद जी रतन दादा भाई टाटा को और सत्यजीत रे को। 1997 में 3 व्यक्ति को दिया गया था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, गुलजारी लाल नंदा मरणोपरांत और अरुणा आसफ अली को मरणोपरांत। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर आगे बात करें तो चिदम्बरम सुब्रमण्यम को 1998 में दिया गया और एम ए सुब्बुलक्ष्मी को 1998 में ही दिया गया। 1999 में 4 व्यक्ति को दिया गया था। 1999 में किस किस को? पंडित रविशंकर को 1999 में ही, अमर्त्य सेन को, गोपीनाथ बारदोलई को और जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत दिया गया। 2001 में 2 व्यक्ति को यह सम्मान दिया गया था, लता मंगेशकर को और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को। याद रखिएगा।
इसके बाद 2009 में पंडित भीमसेन जोशी को दिया गया। 2014 में दो व्यक्ति को दिया गया था, CAN राव को और सचिन तेंदुलकर को। 2015 में जो है आपको दो व्यक्ति को यह सम्मान दिया गया भारत रत्न। कौन कौन? तो मदन मोहन मालवीय को मरणोपरांत और अटल बिहारी वाजपेयी को। इसके बाद 2019 में नानाजी देशमुख को मरणोपरांत यह सम्मान दिया गया और 2019 में ही भूपेन हजारिका को मरणोपरांत दिया गया और 2019 में ही डॉक्टर प्रणब मुखर्जी को भी यह सम्मान दिया गया। तो प्रेजेंट में आपको कमेंट करके बताना है कि किनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसके बाद संक्षिप्त विश्लेषण के संदर्भ में अगर बात करें तो भारत रत्न से सम्मानित जो प्रथम व्यक्ति हैं बताइए। तो मैंने ऊपर में ही डिस्कस किया था इससे पहले ही कि 3 व्यक्ति थे। 1954 में 3 व्यक्ति को जो है यह पुरस्कार से या जो भारत रत्न है इनसे सम्मानित किया गया था। नाम है चक्रवर्ती राजगोपालचारी। चक्रवर्ती राजगोपालचारी। 1954 में ही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को यह सम्मान दिया गया था। भारत रत्न से सम्मानित विदेशी जो व्यक्ति हैं याद रखिएगा, 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खां को, यह पाकिस्तानी थे, और 1990 में दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर नेल्सन मंडेला को यह सम्मान दिया गया। भारत रत्न से सम्मानित भारतीय प्रधानमंत्री के बारे में अगर बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री जो हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को, लाल बहादुर शास्त्री को यह मरणोपरांत प्रथम व्यक्ति थे, 1966 में इनको यह सम्मान दिया गया। इसके बाद इंदिरा गांधी को 1971 में, राजीव गांधी को 1991 में, मोरारजी रणछोड़जी देसाई को 1991 में ही, गुलजारी लाल नंदा को 1997 में और अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में। यानी 7 व्यक्तियों को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये भारतीय प्रधानमंत्री हैं 7 व्यक्ति। भारत रत्न से सम्मानित भारतीय जो राष्ट्रपति हैं इनके बारे में अगर बात करें तो याद रखिएगा, भारत रत्न से सम्मानित भारतीय राष्ट्रपति 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को इस सम्मान से सम्मानित किया गया। 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन को राष्ट्रपति, याद रखिएगा यह पुरस्कार इन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले दिया गया था और राष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भी दिया गया था और 2019 में डॉक्टर प्रणब मुखर्जी को दिया गया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, कला और संस्कृति से जुड़े भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन कौन है, कब कब ये प्राप्त किए थे। तो कला और संस्कृति से जुड़े भारत रत्न प्राप्तकर्ता, जैसे 1955 में डॉक्टर भगवान दास को यह सम्मान दिया गया था और यह दार्शनिक थे। डॉक्टर धोड़ो केशव कर्वे को जो है 1958 में दिया गया था, यह समाज सुधारक थे। और पांडुरंग वामन काड़े हैं, इनको 1963 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और इनका जो क्षेत्र था यह संस्कृत विद्वान थे। 1988 में MG रामचंद्रन को दिया गया था, यह अभिनेता और राजनीतिज्ञ थे। ठीक है, और सत्यजीत रे को भी दिया गया था, यह फिल्म निर्देशक थे। ठीक है, इसके बाद MS सुब्बुलक्ष्मी को 1998 में दिया गया था और ये शास्त्रीय गायिका थी। इसके बाद पंडित रविशंकर को 1999 में दिया गया था और ये शास्त्रीय संगीतकार थे। 2001 में लता मंगेशकर को दिया गया था गायिका के क्षेत्र में और 2008 में पंडित भीमसेन जोशी को दिया गया था, शास्त्रीय गायक थे ये। और 2019 में भूपेन हजारिका को दिया गया था, ये गायक भी थे और संगीतज्ञ भी थे। तो गायक और संगीतज्ञ दोनों थे। इसके बाद अगर बात करें तो भारत रत्न से सम्मानित अन्य व्यक्ति जो हैं, जैसे 1955 में डॉक्टर M विश्वेश्वरैया को जो है यह सम्मान दिया गया था, ये इंजीनियर थे। 1957 में पंडित गोविंद वल्लभ पंत को दिया गया था, यह स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ थे। 1961 में चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर विधान चंद्र राय को दिया गया। 1961 में ही पुरुषोत्तम दास टंडन को दिया गया, ये स्वतंत्रता सेनानी थे। 1976 में के कामराज को दिया गया था, ये राजनीतिज्ञ थे। और 1983 में आचार्य विनोबा भावे को दिया गया था और इनका जो संबंध था भूदान आंदोलन से था, भूदान आंदोलन। 1990 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को यह सम्मान दिया गया और ये संविधान विशेषज्ञ थे। 1991 में सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया और ये स्वतंत्रता सेनानी थे। इसके बाद सचिन तेंदुलकर,
अगर बात करें तो सचिन तेंदुलकर जो थे ये भारत रत्न पाने वाले प्रथम क्रिकेट खिलाड़ी थे। ठीक है, इनको जो है ये जो भारत रत्न है ये क्रिकेट के क्षेत्र में इनका जो है पहचान है। सचिन तेंदुलकर को इन्हें दिया गया है, प्रथम बार दिया गया क्रिकेट के खिलाड़ी के संदर्भ में अगर बात करें तो सचिन तेंदुलकर को यह भारत रत्न जो है इन्हें दिया गया है। इसके बाद दिवंगत नेताओं की जो समाधियां हैं, किस नेता की कहां पर समाधि है इसको भी ध्यान में रखिएगा। जैसे महात्मा गांधी की जो समाधि है दिल्ली के राजघाट में है। जवाहरलाल नेहरू का जो समाधि है दिल्ली के शांति वन में है। लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि है दिल्ली के विजय घाट में है। इनके समाधि को विजय घाट बोला जाता है, दिल्ली में ही है। और B.R. अम्बेडकर का जो समाधि है चैत्य भूमि मुंबई में है। इंदिरा गांधी का जो समाधि है जिसे शक्ति स्थल कहते हैं ये दिल्ली में है। चौधरी चरण सिंह का जो समाधि है इसको किसान घाट बोलते हैं, ये भी दिल्ली में है। ज्ञानी जैलम सिंह का एकता स्थल ये दिल्ली में है। राजीव गांधी का जो समाधि स्थल है इसको वीर भूमि कहते हैं, ये दिल्ली में है। मोरारजी देसाई का जो समाधि स्थल है अभय घाट इसको बोलते हैं, ये भी दिल्ली में है। गुलजारी लाल नंदा इनके समाधि स्थल को नारायण घाट बोलते हैं, ये भी दिल्ली में है। जगजीवन राम इनकी समाधि स्थल को जो है समता स्थल बोलते हैं और ये दिल्ली में है। शंकर दयाल शर्मा इनके जो समाधि स्थल है इसको कर्म भूमि बोलते हैं, ये भी दिल्ली में है। K.R. नारायण इनकी जो मतलब कि समाधि स्थल है इसको उदय भूमि बोलते हैं, ये भी दिल्ली में है। और अटल बिहारी वाजपेयी इनके समाधि स्थल को सदैव अटल बोलते हैं और ये कहां पर है, दिल्ली में है इनके समाधि स्थल। देखिए राज्यों के लिए विशेष प्रावधान से संबंधित जो अनुच्छेद है अगर बात करें तो 371 इसका जो संबंध है, जो विषय वस्तु है वह है महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के लिए विशेष प्रावधान। 371 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। 371A में नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधान है। 371B में असम राज्य के लिए, 371C में मणिपुर राज्य के लिए, 371D में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। 371E में आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित प्रावधान है। 371AF जो है सिक्किम राज्य के लिए विशेष प्रावधान है। 371G जो है 371G इसका जो संबंध है वह है मिजोरम राज्य के लिए विशेष प्रावधान। 371H से जो संबंध है वो क्या है, देखिए 371F है, ठीक है, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। 371F जो है इसका जो संबंध है सिक्किम राज्य के लिए विशेष प्रावधान से है। और 371H का जो संबंध है अरुणाचल प्रदेश राज्य के लिए विशेष प्रावधान से। 371I का जो संबंध है गोवा राज्य के लिए है। और 371J का जो संबंध है कर्नाटक राज्य के लिए विशेष प्रावधान, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो जनजातीय क्षेत्र जो है, जैसे असम का जो जनजातीय क्षेत्र है इसको ध्यान में रखना है, यहां से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे उत्तरी कछार पहाड़ी जिला ये जनजातीय क्षेत्र है असम का। कार्बी आंगलांग जिला और बोडोलैंड प्रदेश क्षेत्र जिला ये सभी असम के जनजातीय क्षेत्र हैं। मेघालय का जो जनजातीय क्षेत्र है खासी है, जयंतिया है, गारो पहाड़ियां हैं। त्रिपुरा का याद रखिएगा, त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र जिला है। और मिजोरम का चकमा, मारा और लाई जिला है, ठीक है, याद रखिएगा, यहां से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो राष्ट्राध्यक्षों या शासनाध्यक्षों के जो निवास स्थल हैं इसके बारे में दिया गया। जैसे यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है आपको ध्यान में रखना है, वैसे मैं इसको स्किप करूंगा तो आप बुक से या PDF से इसको कवर कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे है जो क्रेमलिन भवन है ये किस देश के मतलब कि राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष का मतलब कि ये भवन है, तो देखिए ये मॉस्को के यानी रूस, ये मॉस्को में है क्रेमलिन, और ये रूस के राष्ट्रपति का जो है भवन है। जैसे इसके बाद दूसरा जो है 24 ससेक्स ड्राइव ये ओटावा में है, कनाडा के प्रधानमंत्री का ये भवन है। और भारत का जो राष्ट्रपति हैं इनके भवन को जो है राष्ट्रपति भवन बोलते हैं, और ये कहां पर है, रायसीना हिल्स में है, ये नई दिल्ली में है। लंदन का जो मतलब कि लंदन के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं इनके जो भवन है इसको बोलते हैं 10 डाउनिंग स्ट्रीट, और ये मतलब कि कहां पर है, लंदन में है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का ये भवन है। तो इसी तरह आप जो है एक बार इसको एनालिसिस करके आगे बढ़िएगा।
इसके बाद है नियामक निकाय। नियामक निकाय जैसे बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण इरडा, इसकी स्थापना 1999 में किया गया था और इसका जो संबंध है बीमा क्षेत्र से है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी, इसकी स्थापना 1992 में किया गया था, इसका संबंध क्षेत्र शेयर बाजार है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, इसकी स्थापना 2002 में किया गया था और इसका संबंध व्यापार प्रबंधन से है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई, ट्राई का जो स्थापना है कब हुआ था 1997 में और इसका संबंध जो है दूरसंचार से है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड, इसकी स्थापना 2006 में किया गया था और इसका संबंध पेट्रोलियम एवं परिषद से है। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग की स्थापना 2003 में किया गया था और इसका संबंध विद्युत से है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का जो संबंध है 1983 में मतलब कि इसकी स्थापना की गई थी और परमाणु ऊर्जा से इसका संबंध है। पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण, इसकी स्थापना 2013 में किया गया था और इसका जो संबंध है पेंशन से है। हाउस रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन जो है या स्थापना जो है 2013 में हुआ था और इसका जो संबंध है आवास से है। और प्रसार भारती का जो स्थापना 1997 में हुआ था और इसका जो संबंध है रेडियो एवं दूरदर्शन से। इसके बाद देखिए देश के अर्धसैनिक या सुरक्षा बल, इनका जो नाम है, जो स्थापना, जो मुख्यालय और जो उद्देश्य है इसके बारे में दिया गया है, तो आप इसको जो है एक बार देख लीजिएगा। मैं इसको स्किप कर रहा हूं, ठीक है, या आप वीडियो को पॉज करके जो है आप पूरे एनालिसिस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद है प्रमुख देश के नागरिक सम्मान। प्रमुख देश के जो नागरिक सम्मान है इसके बारे में देख लेते हैं। तो क्या है, जैसे अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है इसको बोलते हैं द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। ब्रिटेन का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है इसको बोलते हैं द ऑर्डर ऑफ मेरिट। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक जो सम्मान है इसको बोलते हैं पाम एकेडमिक्स, पाम एकेडमिक्स। कनाडा का सर्वोच्च नागरिक सम्मान को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ कनाडा। इसके बाद बेल्जियम का जो सर्वोच्च सम्मान है इसको बोलते हैं कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ लियोपोल्ड टू। मैक्सिको का सर्वोच्च नागरिक जो है सम्मान इसको बोलते हैं द ऑर्डर ऑफ एजटेक ईगल। और जापान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। याद रखिएगा। यहां पे देखिए प्रमुख संस्थाओं की सदस्य संख्या दिया गया है, तो इसको मैं स्किप कर देता हूं। आप देख लीजिएगा कि संविधान सभा में कितने सदस्य संख्या, संविधान सभा में कितने सदस्य थे, कितने प्रांतों से, कितने देशीय रियासतों से और कितने जो है कमिश्नरी क्षेत्रों से। ठीक है, लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितना हो सकता है, राज्यसभा में कितना हो सकता है, विधानसभा में कितना हो सकता है। ठीक है, आप एक बार देख के आगे बढ़िएगा। इसके बाद अगर बात करें तो प्रमुख आयोग और समितियां, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहां से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। जैसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति का जो गठन था 1976 में हुआ था और इसका जो संबंध था क्या था, इसका संबंध 42वें संविधान संशोधन 1976 था और 10 मूल कर्तव्यों का इसमें समावेश किया गया था। तो जो मतलब कि जो मूल कर्तव्य है इसका जो संबंध है किस समिति से, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 और 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इस कर्तव्य को जोड़ा गया था। केंद्र राज्य संबंधों पर अनुशंसाओं के लिए जो समिति का गठन हुआ था इसको बोलते हैं सरकारिया आयोग 1983 में। राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, इसके लिए जो समिति का गठन हुआ था इसको बोलते हैं धर आयोग। धर आयोग की अध्यक्षता में इसके धर 1947-48 में इसका गठन हुआ था। राज्य का पुनर्गठन देश की सुरक्षा, एकता और आर्थिक समृद्धि के आधार पर किया जाए, इसके लिए जो है किसकी अध्यक्षता में समिति या आयोग का गठन किया गया था, तो जेवीपी समिति की अध्यक्षता में, यानी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में 1948 में इस आयोग का गठन किया गया था। याद रखिएगा। इसके बाद राज्यों के गठन के लिए भाषा के आधार पर बनाया गया, इसी के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया। तो बताइए इस आयोग का गठन कब हुआ था, तो इस आयोग का गठन 1956 में हुआ था, राज्य पुनर्गठन आयोग। और किसकी अगर बात करें तो किसकी मतलब की अध्यक्षता में, तो सैयद फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिकर के नेतृत्व में। इसके बाद कुल 22 सदस्य, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। इसका मुख्य कार्य भारत के लोक लेखा तथा अगर बात करें तो CAG के रिपोर्ट का निरीक्षण करना है। इसके लिए जो समिति का गठन हुआ इसको बोलते हैं, मतलब इस समिति को बोलते हैं लोक लेखा समिति। ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमिटीज, इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से।
और इसका मुख्य कार्य क्या है? लोक लेखा तथा सीएजी के रिपोर्ट का निरीक्षण करना। इसके बाद प्राक्कलन समिति, एस्टिमेट कमिटी, इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं और ये सभी 30 जो मेंबर होते हैं ये पूरी लोकसभा से होते हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और प्रशासनिक दक्षता एवं मितव्ययता बढ़ाने के लिए जो है मतलब कि वैकल्पिक नीतियों का सुझाव और संसद में प्राक्कलन के लिए सुझाव के लिए यह समिति कार्य करती है। ठीक है, प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था। देखिए, इसके बाद संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मतलब कि इसमें रहते हैं और यह एक एडहॉक समिति है। कोठारी आयोग, इसका गठन 1976 में हुआ था डीएस कोठारी की अध्यक्षता में, और इसका जो मतलब उद्देश्य था भारतीय उच्च सिविल सर्विसेज में परीक्षा और भर्ती से संबंधित नीतियां और विधियों के लिए आर्थिक नियोजन के लिए मंत्री परिषद के प्रति उत्तरदायी संगठन की जो सिफारिश था, इसके लिए नियोगी आयोग का जो है गठन किया गया था केसी नियोगी की अध्यक्षता में 1946 में। इसके बाद त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के गठन की संस्तुति बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था 1956 से 57 के बीच। और चुनाव सुधार, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना, चुनाव प्रचार में सरकारी धन और तंत्र का उपयोग न करना आदि अनुशंसाओं के लिए बीएस तारकुंडे समिति का गठन किया गया था 1974 में, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो केंद्र राज्य संबंध के विषय में अनुशंसाओं के लिए जिस समिति का गठन किया गया था इसको बोलते हैं पुंछी आयोग, मदन मोहन पुंछी 2007 में। और बीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में जो है मतलब कि बीरप्पा मोइली ने 2009 में अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था। उसके बाद वी रामचंद्रन इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। द्वीप प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 में इसका गठन हुआ था। तो याद रखिए, वी रामचंद्रन दूसरे अध्यक्ष थे, पहला अध्यक्ष थे बीरप्पा मोइली। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए यहां पे है कमीशन ऑफिसरों की पद श्रेणियां, तो आप यहां पे एक बार देख लीजिए। मैं इसको डिस्कस कर देता हूं। जैसे जनरल, थल सेना जो होते हैं, थल सेना में जो थल सेना है इसमें जनरल होते हैं। वायुसेना में इन्हीं के बराबरी पर जो है एयर चीफ मार्शल होते हैं और जल सेना में एडमिरल। इसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल, एयर मार्शल और वाइस एडमिरल, इन तीनों का जो पद होता है लगभग समान होता है, लेकिन थल सेना में इनको अलग नाम से, वायुसेना में अलग और जल सेना में अलग बोलते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं, ठीक है, देख लीजिएगा। इसके बाद है भारतीय थल सेना के सैनिक प्रशिक्षण संस्थान, तो इसको ध्यान में रखिएगा। जैसे नेशनल डिफेंस एकेडमी महाराष्ट्र के मतलब कि खड़गवासला में है। कहां पर है? खड़गवासला में। इंडियन मिलिट्री एकेडमी उत्तराखंड के देहरादून में है। इन्फेंट्री स्कूल मध्य प्रदेश के मऊ में है। और आर्टिलरी स्कूल महाराष्ट्र के देवलाली में है। ठीक है, देवलाली याद रखिएगा। और नेशनल डिफेंस कॉलेज जो है ये नई दिल्ली में है। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज जो है वेलिंगटन तमिलनाडु में है। और आर्म्ड सेंटर जो है ये महाराष्ट्र के अहमदनगर में है। ठीक है, याद रखिए। आयोग और मुख्यालय, किस आयोग का कहां पर मुख्यालय है, इसका गठन कब हुआ था, ठीक है, इसके बारे में आप एक बार देख लीजिएगा। जैसे हरित न्याय न्यायाधिकरण, इसका मुख्यालय भोपाल में, इसका गठन 2010 में हुआ था और ये न्यायिक संस्था है। राष्ट्रीय न्याय अकादमी, ये भोपाल में 1995 में इसका गठन हुआ था और ये वैधानिक संस्था है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 1995 में इसका गठन हुआ था और ये संस्थागत जो है मतलब की संस्था है। केंद्रीय सैन्य न्याय प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह एक इसकी जो प्रकृति है क्या है, न्यायिक प्रकृति है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में 2004 में इसका पुनर्गठन हुआ और यह संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में 2004 में इसका पुनर्गठन हुआ और यह संवैधानिक निकाय है। योजना आयोग, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में 1950 में इसका गठन हुआ और गैर संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में 1951 में इसका गठन हुआ था, अर्ध न्यायिक या संवैधानिक निकाय है। इसके बाद अगर बात करें तो मानवाधिकार आयोग का गठन जो है 1993 में हुआ। ये इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह किस प्रकृति का है, तो अनुशंसात्मक निकाय है। राष्ट्रीय महिला आयोग, ये नई दिल्ली में है, इसका मुख्यालय 1992 में इसका गठन हुआ था, स्वायत्त वैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और 2007 में इसका गठन हुआ था, यह भी वैधानिक निकाय है। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, ये नई दिल्ली में है, 1993 में इसका गठन हुआ था, यह भी वैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ये इसका मुख्यालय नई दिल्ली में 1993 में इसका गठन हुआ था और गठन वैधानिक निकाय के रूप में अब जो है संवैधानिक निकाय के रूप में किया गया है।
इसके बाद है केंद्रीय सूचना आयोग, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, 2005 में इसका गठन हुआ था और इसका जो प्रकृति है वैधानिक है। परिसीमन आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है, 4 बार इसको गठित किया गया है, स्वायत्त निकाय है। विधि आयोग जो है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और ये गैर वैधानिक परामर्शी निकाय है। अंतर्राज्यीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में, 1990 में इसका गठन हुआ था और इसकी जो प्रकृति है संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका गठन 1950 में हुआ था और इसकी जो प्रकृति है वो संवैधानिक है। इसके बाद भारत में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण तथा नागरिकों के शिकायतों के निवारण के लिए वैधानिक और संस्थागत ढांचा, तो आप देख सकते हैं लोक सेवक जांच अधिनियम 1850, भारतीय दंड संहिता 1860, विशेष पुलिस प्रतिष्ठान 1941। एक बार आप देख लीजिएगा, इसको आगे बढ़िएगा देखने के बाद ही। इसके बाद अगर बात करें तो भारतीय विधायिका में भागीदारी, तो आप देख सकते हैं कि किस राज्य यानी राज्य और कुल केंद्र शासित प्रदेशों का जो राज्यसभा में जो स्थान है, लोकसभा में जो स्थान है, राज्य विधानसभा में जो स्थान है, आप देख सकते हैं। तो आरक्षित और जैसा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए कितना जो सीट है आरक्षित है, आप देख सकते हैं। अपने स्टेट के लिए आप एक बार देख लीजिएगा, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं आप देखिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आप किस स्टेट से जो है बिलोंग करते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए सर्वाधिक राज्यसभा सीटों वाले जो 5 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, अवरोही क्रम में याद रखिएगा। अवरोही क्रम में सर्वाधिक राज्यसभा सीटों वाले 5 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, इसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, बिहार। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 31 राज्यसभा की सीटें हैं और बिहार में 16, याद रखिएगा, तो आप देख लीजिएगा। इसके बाद सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाले 5 राज्य अवरोही क्रम में, तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, इसके बाद महाराष्ट्र, इसके बाद पश्चिम बंगाल, इसके बाद बिहार और इसके बाद तमिलनाडु। इसके बाद अगर बात करें तो सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाले 5 राज्य अवरोही क्रम में अगर देखें तो सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाले जो 5 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार और तमिलनाडु। समान सीटों वाली जो विधानसभा है जैसे हरियाणा और छत्तीसगढ़ में 90 सीटें, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में 60 सीटें, गोवा और मिजोरम में 40 सीटें। देखिए जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 114 है, जिनमें से 24 सीटें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लिए रिक्त रखी गई है। इसीलिए वर्तमान में जम्मू कश्मीर विधानसभा के कुल निर्वाचन योग्य सीटों की जो संख्या है वह है 90। इसके बाद अगर बात करें तो विभिन्न राज्यों की विधान परिषदों की जो सदस्य संख्या है अवरोही क्रम में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। भारत का सबसे कम पंजीकृत मतदाताओं की संख्या वाला जो संसदीय क्षेत्र है वह है बनेज। ये कहां पर है तो राजस्थान के जूनागढ़ संसदीय क्षेत्र में यह बनेज पड़ता है। यहां पर भारत का सबसे कम पंजीकृत मतदाताओं की संख्या है और सबसे अधिक पंजीकृत मतदाताओं की संख्या वाला जो संसदीय क्षेत्र है वह है उत्तर प्रदेश का उन्नाव। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है लक्षद्वीप, क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है लक्षद्वीप। ठीक है, कितना इसका क्षेत्रफल है तो 3029 किलोमीटर। इसके बाद अगर बात करें तो अब तक भारत में 3 बार संसद की जो है संयुक्त बैठक आयोजित हो चुकी है, ज्वाइंट सिटिंग हो चुकी है। कब कब हुई है इसको याद रखिएगा, यहां से अक्सर प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाने की भी ज्यादा संभावना है। तो प्रथम बैठक हुआ था यानी ज्वाइंट जो सिटिंग हुआ था, प्रथम ज्वाइंट सिटिंग हुआ था मतलब कि 1959 में दहेज प्रतिबंध विधेयक 1959 के संदर्भ में, और उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे प्रधानमंत्री थे। द्वितीयक बैठक हुआ था बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक 1977 में, मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री थे। और तृतीय बैठक हुआ था किस विषय के लिए, आतंक निवारक अध्यादेश यानी पोटा 2002, अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे। इसके बाद सुशासन सूचकांक 2019 में बड़े राज्यों की जो रैंकिंग है आप देख सकते हैं, अपने राज्य को भी देख लीजिएगा कि इसकी रैंकिंग क्या है। जैसे पहले स्थान पे तमिलनाडु, इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, राजस्थान, पंजाब, उड़ीसा, बिहार, गोवा, उत्तर प्रदेश और झारखंड। ठीक है, इसके बाद है वेतन आयोग, पे कमीशन। पे कमीशन जो पे कमीशन है इसके बारे में अगर बात करें तो प्रथम वेतन आयोग का अध्यक्ष कौन थे, श्रीनिवास वरदाचार्य। इनकी नियुक्ति 1946 में हुआ था, रिपोर्ट 1947 में इन्होंने प्रस्तुत किया था।
द्वितीय वेतन आयोग का अध्यक्ष थे जगन्नाथ दास, इनकी नियुक्ति 1957 में हुआ था, रिपोर्ट 1959 में दिया था। तृतीय वेतन आयोग के अध्यक्ष थे रघुवीर दयाल, इनकी नियुक्ति 1970 में और इन्होंने अपना रिपोर्ट 1973 में प्रस्तुत किया। चतुर्थ वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पीएन सिंघल, 1983 में इनकी नियुक्ति हुई थी और 1986 में इन्होंने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। पंचम वेतन आयोग एस रत्नावेल पंडियन, 1994 में इनकी नियुक्ति हुई और 1997 में इन्होंने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। और छठा वेतन आयोग का अध्यक्ष थे जस्टिस बीएन श्री कृष्णा, 2006 में इनकी नियुक्ति हुई और 2008 में इन्होंने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। सातवां वेतन आयोग अशोक कुमार माथुर की अध्यक्षता में 2014 में जो है इनकी नियुक्ति हुई और 2015 में इन्होंने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। इसके बाद लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा विधान परिषद एक दृष्टि में, तो आप इसको देख लीजिएगा कि जो आधार है, जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, जैसे अधिकतम सदस्य संख्या, वर्तमान सदस्य संख्या, सर्वाधिक सदस्य संख्या वाला राज्य, न्यूनतम सदस्य संख्या वाले जो राज्य हैं, इसको आप एक बार एनालिसिस करके आगे बढ़िएगा। मैं इसको फिलहाल स्किप कर रहा हूं। भारत के प्रमुख पदाधिकारी एक नजर में आप देख सकते हैं, ठीक है, तो आप एक बार देख लीजिएगा। अन्य अधिकारियों के बारे में भी यहां पे इंफॉर्मेशन दिया गया है। राष्ट्रपति के द्वारा चयनित पदाधिकारी आप देख सकते हैं, तो मैं इन सबको जो है स्किप कर रहा हूं। आप चाहे तो पीडीएफ के माध्यम से या बुक के माध्यम से इसको कवर कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था जो है, जैसे असम राइफल्स, इसकी स्थापना 1835 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहां पर है? शिलोंग में, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस जो बल है सीआरपीएफ, इसकी स्थापना कब हुआ था बताइए? तो इसकी स्थापना 1939 में हुआ था, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। होम गार्ड्स, इसकी स्थापना 1946 में हुआ था, कई राज्यों में इसके जो है मुख्यालय हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की स्थापना 1948 में हुआ था, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। प्रादेशिक सेना, इसका स्थापना 1949 में हुआ था, कई राज्यों में इसका मुख्यालय है। भारत तिब्बत सीमा जो पुलिस है आईटीबीपी, इनका स्थापना 1962 में हुआ था, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, याद रखिएगा। इसके बाद सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ, इनकी स्थापना 1965 में हुआ था और इनका जो मुख्यालय है वो कहां पर है? नई दिल्ली में। तट रक्षा बल कोस्ट गार्ड, इनकी स्थापना कब हुआ था? 1978 में, नई दिल्ली में इनका मुख्यालय है। सीआईएसएफ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, 1969 में इनका गठन हुआ था, नई दिल्ली में इनका मुख्यालय है। और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी, इनकी स्थापना 1984 में हुआ था, नई दिल्ली में इनका मुख्यालय है। और त्वरित कार्य बल आरएएफ, इनकी स्थापना 1992 में हुआ था, नई दिल्ली में इनका मुख्यालय है। और राज्य पुलिस, इनकी स्थापना 1991 में हुआ था और कई राज्यों में, यानी राज्यों में इनका मुख्यालय होता है। इसके बाद प्रमुख राज्यों का जो स्थापना दिवस है आप देख सकते हैं। नागालैंड दिवस कब मनाया जाता है? मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा दिवस 21 जनवरी को, नागालैंड दिवस 1 दिसंबर को, जम्मू कश्मीर दिवस 6 फरवरी को, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश दिवस 20 फरवरी को, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है 11 मार्च को, बिहार दिवस 22 मार्च को, राजस्थान दिवस जो है 30 मार्च को, उड़ीसा दिवस 1 अप्रैल को, तमिलनाडु दिवस 14 अप्रैल, हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल, गुजरात और महाराष्ट्र दिवस 1 मई को, सिक्किम दिवस 16 मई को, तेलंगाना दिवस 2 जून को, 1 नवंबर को उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश दिवस मनाया जाता है। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा कि आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं और उसकी स्थापना दिवस क्या है। भारतीय संविधान की अन्य देशों के संविधान से अगर तुलना करें तो आप यहाँ पे एक बार देख सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी जो डिस्कशन होगा वो नेक्स्ट सेशन में होगा। तो यहां से हम लोग जो है यहाँ पे आज का जो सेशन है स्टॉप कर देते हैं। नेक्स्ट सेशन में भारतीय संविधान की अन्य देशों के संविधान से तुलना, और मतलब कि जो भारतीय संविधान का जो सब्जेक्ट है किन किन देशों के संविधान से लिया गया है, कौन कौन सा सब्जेक्ट लिया गया है, कौन कौन सा पॉइंट लिया गया है, इन तमाम पहलुओं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में अभी के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए इतना ही।